नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में बताया था, तो आज इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज़ करना है। कुछ प्रॉब्लम के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सॉल्व dx of 1 by sin x 3t square dt। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? ये क्या है कि जैसे इंटीग्रल एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका आप लोअर लिमिट कांस्टेंट है, अपर लिमिट sin x है, एंड उसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसा अगर इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में का हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन वी कैन डिफाइन फंक्शन लाइक दिस। वी कैन डिफाइन फंक्शन लाइक दिस। तो इसको मैं टी लिख लेता हूँ, दैट इज एफ ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल ए टू एक्स दिस। तो यहाँ पे देखिए गौर करने की बात ये है, अच्छा, वी कैन डिफाइन फंक्शन लाइक दिस एंड वन मोर थिंग कि एफ ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए गौर करने की बात ये है, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का वेरिएबल देखिए किस पर डिपेंड है? एक्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। और आप जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो सोचिए ये जो x है, इंस्टेड ऑफ दिस x, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन ऑफ x होता, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूँ g ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होता मेरा? यहाँ पे होता मेरा g ऑफ x, और यहाँ पे अगर मैं g ऑफ x के साथ अगर डेरिवेटिव करता, से फॉर एग्जांपल, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? मुझे मिलता है यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट को लेकर आपको देखना है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल चीज़ है। क्योंकि आपने अगर मेरे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 के लेक्चर में मैंने जो फंक्शन चूज़ किया था, मैंने ऐसा चूज़ किया था दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि x जो है ये कोई भी वेरिएबल है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि x के वैल्यू के रेस्पेक्ट में एरिया का वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि ए टू एक्स में जो भी एरिया जैसे इंक्लूस्ड है, अब ये एरिया अगर मैं x चेंज करूँ लाइक दिस, देन दिस एरिया, द वैल्यू ऑफ द एरिया विल ऑल्सो भी आपका चेंज होगा। नाउ यहाँ पे जो x है ये तो वेरिएबल है, इसका वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हैं बिटवीन ए टू बी, सच दैट। तो यहाँ पे अगर मैं x को सोच लीजिए किसी और, सपोज दिस x इज अ फंक्शन ऑफ वन मोर फंक्शन, तो इसका मतलब क्या? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एरिया, अब देखिए ये जो एरिया है ये इसका फंक्शन है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x एंड सपोज x इज अ फंक्शन ऑफ वन मोर वेरिएबल t। तो अब अगर मैं फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ t मेरे को एक x का सिंगल वैल्यू मिलेगा। अब x का एक सिंगल वैल्यू मिला तो मुझे यहाँ पे एरिया का भी सिंगल वैल्यू मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ x मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सपोज एरिया यहाँ पे किसी y का y वेरिएबल में अगर यहाँ पे चूज कर लूँ y, और y सपोज इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अपर लिमिट है तो सब कुछ देखिए अपर लिमिट के रेस्पेक्ट में ही आपको करना है। अगर इफ देयर इज अ g ऑफ x, देन अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस अपर लिमिट तो हमें ये फंक्शन डायरेक्टली हमें मिलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो चलिए इसी का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब देखिए कांस्टेंट साइन एक्स 3t स्क्वायर एंड dt, इसको ना ये जो फंक्शन यहाँ पे देखिए अपर लिमिट मेरा साइन एक्स है, सो दिस विल बी से फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन एफ ऑफ अपर लिमिट का फंक्शन होगा एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ ऑफ साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स तो हमें, अगर मैं इस फंक्शन को कोई से फॉर एग्जांपल दिस इज माय एफ ऑफ टी, तो हमें क्या मिलेगा? अभी अगर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स
ठीक है, एफ ऑफ साइन एक्स, देन वी विल गेट एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ साइन एक्स मीन्स दिस वन, साइन एक्स 1 to sin x 3t square dt and that is equal to f of sin x, f अभी f of t is what, this is equal to 3t square। अब इसके जगह में मुझे t के जगह में मुझे sin x से रिप्लेस करना है, तो आई विल गेट 3 sin square x। ओके, तो ये हो गया मेरा ये डी डी एक्स ऑफ दिस। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मैंने यहाँ पे क्या किया कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन x। तो आप क्या करेंगे, देखिए नाउ व्हाट यू हैव सीन कि ये जो एफ ऑफ साइन एक्स है इट इज ए फंक्शन ऑफ साइन एक्स। मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे ये जो फंक्शन है ये आपका क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नाउ वी विल यूज चेन रूल, हम डेरिवेटिव का चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि f इज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड साइन इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यूजिंग चेन रूल हमको क्या लिखना है, यहाँ पे विल राइट कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू डी डी साइन एक्स एफ ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अल्टीमेटली ये देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया ही हुआ है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स एफ ऑफ साइन एक्स इज एफ ऑफ साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी cos x, हेंस प्रूव्ड। अब इसको आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 से भी कर सकते हैं। पार्ट 2 से करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3t स्क्वायर dt का आपको यह करना है सॉल्व। आपको इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब उसी एंटी डेरिवेटिव को यहाँ और यहाँ पे इवैल्यूएट आपको करना है। तो चलिए पार्ट 2 से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट 2 से अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 3t स्क्वायर का अगर हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो ये नॉर्मली क्या होगा, टी क्यूब। एंटी डेरिवेटिव मीन्स कौन सा फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो कौन सा फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे ये फंक्शन मिलेगा। तो सिंपली अगर हम टी क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो विल गेट 3t स्क्वायर। और अगर हमको जनरल एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात करना है तो हमें प्लस सी यूज करना है। तो पार्ट 2 में यही कहा गया है कि आप यू कैन चूज एनी एंटी डेरिवेटिव एंड इवैल्यूएट दिस एट द अपर एंड लोअर लिमिट। तो मैं कोई भी मुझे यहाँ पे कांस्टेंट से फॉर एग्जांपल दिस इज द जनरल, ये आपका इस फंक्शन का जनरल एंटी डेरिवेटिव है। अब मैं कोई भी एंटी डेरिवेटिव चूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं सी को 0 चूज करता हूँ, तो ये मुझे मिल गया टी क्यूब इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर। अब इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। पार्ट 2 में जो हमारा ये था इवैल्यूएशन थ्योरम, तो उसमें हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, टी क्यूब साइन एक्स एंड 1। एक बार टी क्यूब को हम अपर लिमिट में इवैल्यूएट करेंगे माइनस टी क्यूब को हम लोअर लिमिट में इवैल्यूएट करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, साइन क्यूब एक्स माइनस 1। तो ये हो गया देखिए अल्टीमेटली साइन क्यूब एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करने के बाद मुझे मिला एक फंक्शन साइन क्यूब एक्स। अब इसका हम सिंपली डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका अगर हम सिंपली डेरिवेटिव करें तो डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो हमको क्या मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो देखिए पहले केस में जो हमको मिला वो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्ट 1 से किया और दूसरे केस में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्ट 2 से किया, जहाँ पे हमने इवैल्यूएशन का ये बताया। तो आप कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे दोनों थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हम पार्ट 1 का यूज़ करेंगे, जैसे जिसमें हमने सिंपल ये लिखा था कि फंक्शन जैसे डी डी एक्स ऑफ अभी जो मैंने पार्ट 1 के थ्योरम के बारे में बताया, तो समटाइम दैट इज़ वेरी इजी और समटाइम्स इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल करके भी हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी इजी। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप से फॉर एग्जाम्पल आप इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, डी डी थीटा ऑफ 0 tan थीटा sec स्क्वायर वाई डी वाई। तो या तो आप इसको इवैल्यूएट करिए पार्ट 2 से sec स्क्वायर वाई, और या आप इसको पार्ट 1 से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अपर लिमिट में देखना है।
अपर लिमिट, अगर यहाँ पे भी अपर लिमिट हुआ तो आप सिंपली इसको अंदर का फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इंस्टीड ऑफ थीटा मैंने यहाँ पे अगर लिखा टेन थीटा 0 to tan theta sec square y dy, now that is simply equal to sec square tan theta। अब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन थीटा और हमें चाहिए थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी वांट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, डी थीटा ऑफ 0 to tan थीटा sec स्क्वायर y dy इट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डी tan थीटा ऑफ 0 to tan थीटा sec स्क्वायर y dy इंटू डी tan थीटा बाई dt। सिंपली अब देखिए ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है sec स्क्वायर tan थीटा, और इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे tan का तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, इट इज़ वेरी इजी, आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है और tan थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे आपको पुट करना है। अब इसको भी कर सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि y इक्वल टू 0 to x रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, एंड नाउ यू वांट टू नो व्हाट इज डी वाई डी एक्स। ये बड़ा सिंपल है, देखिए डी वाई डी एक्स आपको क्या लिखना है, डी डी एक्स 0 to x रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इस केस में देखिए ये एक ही लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 का यूज़ करें, लेकिन अगर आप पार्ट 2 के थ्रू से जाए तो पहले आपको इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और देन आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है, सच इंटीग्रेशन का इवैल्यूएट करना भी थोड़ा सा टिपिकल है, ये सिंपल आपका पावर रूल के हिसाब से नहीं आता है, कि जैसे हमने देखा था कि x टू द पावर 1 n का एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी जरूरत पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर में देखेंगे, सब्सिक्वेंट लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 1 का यूज़ करें तो इट इज़ वेरी इजी। देखिए ये अंदर का फंक्शन को अगर आप कंपेयर करें, दैट इज एफ ऑफ टी, ठीक है, 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ पे देखिए अपर लिमिट x, दिस इज x, तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x आपका आंसर होगा, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं कि दैट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू 10x 0 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 0 एंड 10x, तो इस केस में हमको क्या करना है, जो ये आपका अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है, जो अगर कांस्टेंट, जो भी लिमिट आपका अगर कांस्टेंट होगा उसको आप लोअर लिमिट के हिसाब से लिखिए। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, माइनस, हम डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 0 10x dt 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद हम सिंपली पार्ट 1 का यूज़ करेंगे। हमको क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स, हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए लोअर लिमिट डेरिवेटिव का जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और ये अपर लिमिट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चेन रूल डी डी 10x डी 10x डी एक्स, और सिंपली यहाँ पे क्या बैठेगा, ये जो हमारा फंक्शन, ठीक है, y। नाउ यू कैन सिंपली प्रोसीड डी डी 10x ऑफ y। अब जब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का वेरिएबल 10x और यहाँ पे अपर लिमिट सेम हो जाएगा, तो सिंपली ये फंक्शन जो इनर है इसका यहाँ पे आ जाएगा, इनर फंक्शन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और फिर आप 10x का डेरिवेटिव यहाँ पे बिठा दीजिए एंड यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी वाई डी एक्स 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स, और 10x का डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आई थिंक सेक स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए हमको ये शो करना है कि y इक्वल टू 1 to x 1 by t dt -3 satisfy differential equation dy dx equal to 1 by x और y of 1 equal to -3। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करें, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यह होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका अगर इनिशियल कंडीशन सप्लाइड हो, तो इसको कैसे ये मतलब दिस फंक्शन, ये फंक्शन कैसे सेटिस्फाई करेगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले क्या है, देखिए हमें ये डी वाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो हम पहले डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स डी डी एक्स 1 to x 1 by t dt -3। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया है, हालांकि ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए dt है या इसके साथ dt नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं कि दिस 3 इज नॉट इनसाइड द इंटीग्रल। लेकिन ये भी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं इसको अलग लिखा हूँ, मैंने इसको अलग लिखा है। अभी अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का हम सम रूल या डिफरेंस रूल यूज़ करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे। डी डी एक्स 1 to x 1 by t dt माइनस डी डी एक्स ऑफ 3। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता ही है, डेट इज 0, तो रह गया ये। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, देन यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर आपका दोनों अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट नहीं, सॉरी, अपर लिमिट और डेरिवेटिव का आप जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आपको वेरिएबल देखना है, इफ दिस टू आर एक्जैक्टली सेम देन वी कैन सिंपली राइट दैट इज इक्वल टू 1 by x। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन के बाद अगर आप डेरिवेटिव करें या डेरिवेटिव करने के बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सच दैट इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, ये फर्स्ट आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 से बताया, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाया आप उसको पार्ट 2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 का अगर आप यूज़ करेंगे तो पहले आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए, उसको इवैल्यूएट करिए अपर एंड लोअर लिमिट में, फिर अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सेम आंसर मिलेगा, दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द फंक्शन 1 by x। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इफेक्ट गेट्स कैंसल्ड। और सिमिलरली अगर आप पहले डेरिवेटिव करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, देन ऑल्सो द इफेक्ट गेट कैंसल्ड। डी डी एक्स 1 to x 1 by t dt इक्वल टू 1 by x। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारा हो गया प्रूफ। अच्छा, एक पोर्शन हमने प्रूफ किया कि दिस सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पोर्शन क्या था कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 by x। अब यहाँ पे एक और चीज़ बाकी रह गया कि हमें ये शो करना है कि हमको ये भी दिखाना है कि y ऑफ, क्वेश्चन में क्या था, y ऑफ 1 इज इक्वल टू -3। तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया फर्स्ट पार्ट। y ऑफ 1 इक्वल टू -3, वी हैव टू सिंपली पुट 1 हियर। देखिए दैट इज इक्वल टू y ऑफ x। y की जगह -1 बिठाएंगे, अगर x की जगह -1 बिठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे विल गेट, सॉरी -1 नहीं 1, विल गेट 1। नाउ 1 to 1, सिंस ये जो फंक्शन है 1 by t, इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, अगर लोअर ये इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरू होता है तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 1 to 1 अगर अपर एंड लोअर लिमिट एक्जैक्टली बिकम सेम, देन दिस इंटीग्रल का आंसर इज 0। बिकॉज ये आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, व्हाट इज द एरिया। अगर a और b, जैसे हमने यहाँ पे देखा था a to x, अगर x एक्जैक्टली बिकम इक्वल टू a, देन एरिया अंडर द फंक्शन इज 0। तो ये 0 हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, y ऑफ 1 इज इक्वल टू -3। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड कि दिस फंक्शन सेटिस्फाई द डिफरेंशियल मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है।
नेक्स्ट इसी का ठीक हम उल्टा प्रोसेस करते हैं कि सपोज गिवन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ कुड यू फाइंड ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास है dy dx इक्वल टू sec x एंड इनिशियल कंडीशन आपके पास है y इक्वल टू y ऑफ 2 इक्वल टू 3। नाउ मुझे निकालना है कि सॉल्यूशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये भी हम पार्ट 1 का यूज़ कर सकते हैं और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वी कैन इजीली सॉल्व, जैसा हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल केस में भी किया। ठीक है, वैसे केस में हम नहीं जाते क्योंकि वैसे केस में करने से आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको कांस्टेंट जो आपके पास आएगा उसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो दैट थिंग वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए sec x, ठीक है, दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ऑलमोस्ट कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स मतलब अगर आप sec x आपका कंटिन्यूस फंक्शन है एक्सेप्ट सम पॉइंट्स जहाँ पे cos x आपका 0 हो, वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो dy dx यहाँ पे देखिए, तो हम जब भी हम ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो उसी लिमिट के अंदर हम इसको फंडामेंटल पार्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे पार्ट 1 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से आपको sec x मिल रहा है, दैट मीन्स y इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sec x। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल a टू x, इंस्टेड ऑफ x मैं यहाँ पे अच्छा x वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए dy dx इक्वल टू dx एंड x, तो मैं sec t dt ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे ये दोबारा वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो इतना तो मैंने लिख लिया, ये वाला पोर्शन सेटिस्फाइड हो गया। नाउ हमको क्या चाहिए, y ऑफ 2 की इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ y ऑफ x, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2 वी शुड गेट 3। तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 2 बिठाया तो अब इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये इनिशियल कंडीशन जो दिया हुआ है, you should we will remove this lower limit with 2 की 2। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन कि y ऑफ 2 इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंस दिस इज अ फंक्शन ऑफ sec x एंड आपको यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया हुआ है इस 2, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को ही हम लोअर लिमिट में सेट करेंगे। अब देखिए टेक्निक कि अगर मैं x इक्वल टू 2 चूज करता हूँ, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट y इक्वल टू 2, तो मुझे मिलेगा 2 2 2 sec t dt। अब विद इन दिस इंटरवल, अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों सेम है, सो इट बिकम्स 0, लेकिन मुझे क्या चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और +3 ऐड कर देंगे। नाउ यू कैन सिंपली सी ये जो पूरा फंक्शन है दिस विल सेटिस्फाई दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, से फॉर एग्जांपल फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x cube 0 to x t square t to the power 4 plus 1 dt। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया 1 by x cube ddx। अब हाउ कैन यू फाइंड द लिमिट ऑफ सच फंक्शन, ये पूरा ही फंक्शन है, इसका आप लिमिट कैसे निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू x टेंड्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पोर्शन सॉल्व करना है, देन आपको लिमिट कैलकुलेट करना है। तो इट इज़ वेरी इजी, द लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x क्यूब, यहाँ पे देखिए ddx ये, और ये अगर आपका एक्जैक्टली सेम है तो वी कैन राइट x स्क्वायर बाई x टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब इसका आप लिमिट कैलकुलेट करिए, हम जैसे रेशनल फंक्शन के लिए करते थे बाय यूजिंग सिंस इट अपर और ये लोअर भी पोलिनोमियल है। ठीक है, एंड ये रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन में देखिए डिनोमिनेटर अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ तो ओनली x टेंड्स टू 0, x इक्वल टू 0 में डिनोमिनेटर
ये हो रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x to the power 4 plus 1. So ultimately this becomes undefined. ठीक है, एंड लास्ट आज का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व 0 to pi half cos x प्लस mod cos x dx। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसको इसको क्या करेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम प्रॉपर्टी, उसको हम पहले सेपरेट करेंगे 0 to pi हाफ cos x dx प्लस 0 to y हाफ mod cos x dx। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट मल्टीपल का यूज़ करेंगे कि हाफ 0 to pi cos x dx प्लस हाफ 0 to pi mod cos x dx। अब यहाँ पे देखिए 0 to pi cos x dx, इसको अगर हमको इवेलुएट करना है तो हमको पता है अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज़ करना अगर करेंगे तो हमें cos x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, कोई भी एंटी डेरिवेटिव। जैसे हमें पता है sin x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें cos x मिलेगा, तो वी कैन सिंपली फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एंड वी कैन इजीली इवेलुएट एट अपर एंड लोअर लिमिट। तो हम इसको लिखेंगे हाफ sin पाई माइनस sin 0, एंड यहाँ पे देखिए sin पाई इज 0, sin 0 इज ऑल्सो 0, तो ये दिस पोर्शन बिकम्स 0। ठीक है, प्लस अब इस केस में हम क्या करें, यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस को हमको पार्ट पार्ट ब्रेक करना है कि जहाँ पे अगर cos x पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ cos x का वैल्यू पॉजिटिव cos x होगा, जहाँ पे cos x नेगेटिव है वहाँ पे मॉड्यूलस का वैल्यू माइनस cos x होगा। ठीक है, तो देखिए 0 to pi/2 के बीच में आपका cos x पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखेंगे क्रॉस x का, से दिस इज pi/2 0 एंड दिस इज पाई। तो यहाँ पे देखिए इस रेंज के अंदर, ठीक है, इस रेंज के अंदर माई cos x इज पॉजिटिव, सो मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली cos x dx। और इस रेंज के अंदर देखिए माई cos x इज नेगेटिव, अगर cos x खुद नेगेटिव है, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, mod ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0, mod ऑफ x इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस pi/2 टू पाई cos x dx। इट इज सिंपल, यहाँ पे देखिए 0 to pi/2 cos x dx, इसका आप सिंपली अभी इवेलुएट कर लीजिए। आपको पता है एंटी डेरिवेटिव, इवेलुएट करिए। तो पहला ये तो हमको 0 मिल गया, हाफ हम क्या लिखेंगे, sin pi/2 माइनस sin 0, ठीक है, माइनस हाफ sin पाई माइनस sin pi/2। तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली हमको क्या मिल सकता है, sin पाई इज 0, sin 0 इज 0, इसका कोई मतलब नहीं, तो हाफ sin pi/2 प्लस हाफ sin pi/2 एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1। ओके, तो ऐसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एंटी डेरिवेटिव पता है कोई भी फंक्शन का, हम उसको डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। और पार्ट 1 में हमने देखा कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स जैसे पार्ट 1 से सॉल्व होते हैं कि आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत, पहले इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आपको डेरिवेटिव करना हो तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे इवैल्यूएशन थ्योरम फर्स्ट वो बहुत कष्ट करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो समटाइम्स अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो आपको ऐसा भी है कि आप पार्ट 1 से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लेक्चर को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।